So first of all, good morning, and now let's we discuss the important points related to the company's account. And you know very well कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, सो शेयर इशू करते समय उसे कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ नोन एज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों ही कह सकते हो कंपनीज एक्ट और सेबी जो है कंपनी को उनके काम को करने के लिए गाइड प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं। जैसे यू कैन सी दैट द रूल्स रिगार्डिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रूल्स रिगार्डिंग द ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, रूल्स रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, रूल्स रिगार्डिंग द public subscription and the different method like ESOP, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके कंपनीज एक्ट में, इतने सारे रूल्स हैं और इन सारे रूल्स को आपको स्टडी करना होगा बिकॉज ऑफ आपका जो अपकमिंग टर्म वन एग्जामिनेशन है वो प्योरली किस तरह का है, वो प्योरली जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, थ्योरेटिकल चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए टफ हो सकती हैं, क्योंकि या तो उसमें करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कंपनीज अकाउंट स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफ शेयर। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कंपनी शेयर को इशू करती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स आर देयर एंड द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। 4 स्टेप्स होता है टू मेक एप्लीकेशन, टू इशू प्रॉस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट एंड टू मेक कॉल्स। ये 4 स्टेप्स थे। और फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों को रिवाइज करना है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला पॉइंट, बहुत ही ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं और इस पॉइंट्स की लिस्ट बना लीजिए। इससे पहले मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये एक और पॉइंट उसमें ऐड कर दीजिए। एज पर सेक्शन 53, एज पर सेक्शन 53, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी वुड नो लॉन्गर, company would no longer be permitted to issue its share at discount। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 7.27। कहोगे सर बता कहाँ से रहे हैं, सब आपकी बुक में गिवन है। और कंपनी के चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें ऐसी सी जगह पेजेस पे दी हुई हैं कि अगर आपका ध्यान एक पॉइंट से भी हट जाएगा तो यू कैन लीव द 1 मार्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा आपको कुछ नहीं पता है, थ्योरेटिकल स्पेशली। तो सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट का कहता है, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 56 कहता है कि कंपनी अब शेयर किस पे इशू नहीं कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। इसके आगे एक और वर्ड लिखा है, द ओनली शेयर्स दैट कुड बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी, यानी द ओनली शेयर्स विच आर इशूड एट डिस्काउंट, सिर्फ एक ही शेयर है जो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, उसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, और ये बताइए कि स्वेट इक्विटी शेयर किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 54 में आता है। और क्यों इशू किया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर, यू नो वेरी वेल। स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, उनकी सर्विसेज के लिए डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, उनके IPRs के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बुक में गिवन है, जो शायद आपकी नज़र से हो सकता है स्किप कर जाए, वो है पेज नंबर 7.33 पे।
पेज नंबर 7.33 पे, दैट इज एन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। मैंने हर पॉइंट्स को पेज नंबर वाइज करके कैटेगराइज कर लिया है, ताकि ये नोट्स तो आप लिखते ही रहिए, साथ ही उस पेज नंबर को भी मार्क कर दीजिए, ताकि रिवाइज के टाइम पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं समरी बस बता रहा हूँ यहाँ पॉइंट्स के पॉइंट कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑन कॉल्स, अगर कोई भी शेयर होल्डर टाइमली कॉल का पेमेंट नहीं करता है, टाइमली कॉल का पेमेंट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में उसे चांस मिलता है उसका एरियर अमाउंट पे करने। लेकिन एरियर अमाउंट का अगर सेकंड चांस मिल रहा है पे करने का, तो कंपनी ऐसा नहीं कि विदाउट इंटरेस्ट मनी रिसीव करेगी, कंपनी उस पर एक सुटेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, याद रखिएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। मैं ऐसा कर रहा हूँ इसमें थोड़ा इसको और इजीली बना दें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चेक इट वंस अगेन, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज जो सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, जो पेज नंबर 7.33 पे दिया है, 7.33 एंड 7.34 पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। उसके लिए बेसिकली क्या हुआ है, कंपनीज एक्ट में दो टेबल बनाए गए हैं, एक टेबल ए है, एक टेबल ए है और एक टेबल एफ है। कितने टेबल क्रिएट किए गए हैं? टेबल मतलब वो बैठने वाला टेबल नहीं, यहाँ पर टेबल एक शेड्यूल बनाया गया है। जो टेबल ए है वो पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और जो टेबल एफ है वो बनाया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सो टेबल ए ये कहता था, जो पुराना कंपनीज एक्ट था वो कहता था कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, वो होता है 5% पर एनम। वहीं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो पहले जो था वो क्या था, 6% पर एनम था। यानी पहले जो कंपनीज एक्ट थी 1956, उसमें हम लोग क्या मेंटेन करते थे, उसमें हम लोग मेंटेन करते थे टेबल ए। बट जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, तब से हमने टेबल ए को शिफ्ट करके क्या कर दिया, टेबल एफ एडॉप्ट किया। और टेबल एफ ये कहता है कि कॉल्स इन एरियर पे, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, जस्ट डबल, 10% पर, जस्ट डबल। गॉट इट? ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट था वो कितना था, वो था 12% पर एनम। गॉट इट? ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग बिना किसी डाउट के अपने दिमाग में रट लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ, एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, the rate of the interest on calls in arrear is 5% and rate on the interest on calls in advance is 6%. But now it will be doubled according to the Companies Act 2013 table F. Table F के according the calls in arrear is 10% and calls in advance is a rate of is 12% per annum. Got it? Now this topic, let's we discuss the next thing. अगर आप अपनी बुक में चीज़ों को देखेंगे, सो यू कैन सी दैट द पेज नंबर 7.40, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट 2013, एंड पेज नंबर 7.40 सेज दैट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट. सो व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट? So we are talking about the
treatment of surplus application money in case of pro rata allotment. So you can see that the first treatment which are given in your book as well as the Companies Act 2013, if the question is silent about the treatment of surplus application money, or it states that surplus application money will be adjusted only on allotment, then surplus application money will be used for only for allotment and balance if still left will be refunded. मतलब अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कसम खा लीजिए, आप एकदम याद कर लीजिए कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो आपको प्रोराटा अलॉटमेंट या ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू रिसीव हुई है उससे सिर्फ आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचता है तो इट विल बी रिफंडेड बाई बैंक, उसे आप इमीडिएटली रिफंड कर देंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट दैट्स, मतलब अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि आप एडजस्ट करो, क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन कह दिया स्टेट दैट द सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो अब आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन की वैल्यू एडजस्ट करेंगे, एक्सेस पैसे के एडजस्ट करेंगे, कॉल्स पे भी करेंगे, और फिर अगर कोई पैसा बचता है तो उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये भी रूल आपको याद रखना है रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज इन फॉरफीचर ऑफ शेयर। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड हाउ इट विल बी। So the next rule regarding the company issue of share that is in forfeiture of share, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो all the student please see the page number 7.46 of your book. And it is a very important topic for the examination point of view. That is in forfeiture of the share. What is the forfeiture of the share? You know very well. Sometimes shareholder fails to pay the amount of the calls. ठीक है, कंपनी क्या करते हैं, ने शेयर इशू किया और शेयर होल्डर फेल हो गया, पेमेंट नहीं किया उसने। तो जब पेमेंट नहीं किया तो कंपनी उसको चांस देती है कि पे द सर्टेन मनी विद इन अ सर्टेन डेट, और अगर उसने पे कर दिया तो ठीक है, अगर पे नहीं किया तो कंपनी उसको नोटिस भेजती है कि हम आपका शेयर फॉरफीट करने जा रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। लेकिन उसका साइकिल कैसे होता है आप पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले आप जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक साइकिल आपको हमेशा, साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, जैसे अकाउंटिंग साइकिल होती है वैसे फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स की भी साइकिल होती है। हम शेयर को फॉरफीट कैसे करते हैं, तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, इशू होता है। द फर्स्ट स्टेज इज इशू ऑफ शेयर, गॉट इट। और इशू ऑफ शेयर में यू नो वेरी वेल देयर आर लॉट्स ऑफ पर्पस फॉर कैश, अदर देन कैश, फॉर प्राइस, पार, प्रीमियम, एज वेल एज द नंबर थर्ड इज अमाउंट कॉल्ड अप। हम सारा पैसा एक साथ मान लेते हैं या इंस्टॉलमेंट में मांग लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है इशू करना शेयर। इशू करने के बाद यू नो वेरी वेल हम पैसे को एक साथ मांग सकते हैं या पार्ट में मांगते हैं। तो जनरली हम जब पैसे को पार्ट मांगते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज एन एरियर। तो यहाँ पर एरियर होता है, ठीक है। कंपनी ने शेयर इशू किया, फिर एरियर हुआ। एरियर के बाद क्या करता है कंपनी, शेयर होल्डर्स को वार्न कर किया जाता है, कहा जाता है कि आप विद इन इतने दिन के अंदर विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, मतलब आपने जितना पैसा एरियर किया उस पर इंटरेस्ट पे करके आप पैसा पे कर दें। अगर नहीं करते हैं तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर सकते हैं। फॉरफीट करने के बाद आपको पता है उन शेयर्स को क्या किया जाता है, रीइशू किया जाता है। और रीइशू में 3 चांसेस होते हैं कंपनी के पास, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। फिर उसके बाद क्या करती है कंपनी, जो बैलेंस अमाउंट पड़ा रहता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। सो आप यू कैन सी दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरफीचर, रीइशू एंड कैपिटल रिजर्व। याद होगा जब भी हम फॉरफीचर पढ़ते हैं। लेकिन इस फॉरफीचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल क्या हैं विच आर गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 7.46। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है, इफ एनी शेयर होल्डर fails to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the director may cancel his share
this is called forfeiture of the share. So what is the meaning of forfeiture of the share? That is an cancellation of the share due to the non-payment of on such share. अगर किसी शेयर पे आपने प्रॉपरली पैसा पे नहीं किया है तो कंपनी उनके शेयर को क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है. इट मे बी नोटेड दैट शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउड देम टू फॉरफिट इट. मतलब पहला पॉइंट फॉरफीचर ऑफ शेयर से निकल के आया कि कंपनी तभी फॉरफिट कर सकती है शेयर्स को जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह बात लिखी. जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. तो कंपनी तभी फॉरफीचर कर सकती है, तभी किसी शेयर को फॉरफिट कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको परमिट करे. तो पहला है फॉरफीचर के लिए परमिशन होना चाहिए. परमिटेड बाई आर्टिकल ऑफ, यू नो वेरी वेल व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले क्या बनाती है? कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाती है, एमओए, एओए. तो एओए को कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन नहीं है, अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं बताया है कि अगर कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा वॉट एवर, तो कंपनी उनके शेयर को फॉरफिट नहीं कर पाएगी. लेकिन अगर परमिशन है, वो रूल में रखा गया तो ठीक है. अब आगे ये भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू मेक द फॉरफीचर वैलिड. अगर आपको फॉरफीचर वैलिड बनाना है, सो इट इज एसेंशियल टू फॉलो द रूल्स लेट डाउन इन द आर्टिकल. इफ नो रूल्स आर गिवन इन द आर्टिकल, द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अगर नहीं है, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका परमिशन नहीं दिया है, तो आप कंपनी एक्ट के बेसिस पे, कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ के बेसिस पे, याद रखिएगा, टेबल एफ के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? टेबल एफ और शेड्यूल 1, याद रखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल एफ के शेड्यूल 1 के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? शेयर्स को फॉरफीट कर सकते हैं. और रूल क्या रखा गया है? द यूजुअल प्रोसीजर इज द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर to pay the unpaid amount on share. मतलब जो शेयर होल्डर ने एरियर किया है, जिस भी शेयर होल्डर ने एरियर किया है, कंपनी उसको 14 दिन का नोटिस देगी कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए. मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ शेड्यूल 1, बिफोर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, shareholder must be given 14 days advance notice. 14 days advance notice to pay unpaid amount विथ इंटरेस्ट. मतलब जिस शेयर होल्डर ने एरियर किया है, कंपनी उनको चांस देती है 14 दिन का. जैसे आज आपने एरियर किया तो कंपनी आपका वेट करेगी, लेकिन जब कंपनी को ये लग रहा है कि अब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी. शेयर होल्डर्स कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एंड पहले अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेगी कि क्या उसमें ऐसा प्रोविजन है. नहीं है तो ही दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द कंपनीज एक्ट टेबल एफ शेड्यूल 1, और उस के बेसिस पे वो क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है. लेकिन उससे पहले, फॉरफीचर से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को. कहना होगा कि भैया आप पेमेंट कर दीजिए. अगर शेयर होल्डर पेमेंट कर देता है 14 डेज के अंदर, शेयर होल्डर जिसमें डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, अगर उसने पेमेंट कर दिया तो ठीक है. अगर वो फेल हो गया, इफ फेल, तो क्या कर सकती है? कंपनी कैन forfeited such shares by passing special resolution. ठीक है. अब
बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर्स को फॉरफीट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। So now the next important point related to the forfeiture of the share, ये बहुत important point है, you know very well कि after the reissue of the share हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, यू नो वेरी वेल, जब फॉरफीट करते हैं शेयर्स को तो क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, जब रीइश्यू करते हैं तो फॉरफीट करते समय देयर आर टू सिचुएशंस, मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली बताया है फॉरफीचर के टाइम पे, या तो प्रीमियम रिसीव होता है या तो प्रीमियम रिसीव नहीं एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, जब हम एंट्री पास करते हैं तो दो सिचुएशन देखते हैं, प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव और प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। सेकेंड, व्हेन वी रीइश्यू द शेयर, जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं तो वी हैव अ 3 ऑप्शन, या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट। सो व्हेन यू सी योर नोट्स, बिकॉज अब आप खुद सोचिए कि शेयर पढ़ने में हम लोग को लगभग 1 महीना लगा था, तो 1 महीने की चीज़ें 1 घंटे में, आधे घंटे में वी कैन नॉट रिवाइज ऑल द थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टोटली डिपेंड ऑन योर नॉलेज, योर मेमोरी, जो हमने पढ़ा था। तो इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने एंट्रीज क्या पास की। जब भी फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स की बात होती है तो पहले फॉरफीचर की एंट्री पे हम लोग फोकस करते हैं, फिर रीइश्यू की, एंड उसके बाद आपको याद होगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर, रीइश्यू के बाद, रीइश्यू ऑफ शेयर, आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर, बैलेंस इन, कोई कंप्लीट करेगा ये लाइन, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू, वेयर, ट्रांसफर टू, after reissue of share, balance in share forfeiture account must be transferred to where we are talking about, transfer to capital reserve account। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें से आता है, आज तक हम लोग पेपर देते हैं और आज तक ये क्वेश्चन घूम फिर के आता है नोट्स। नेक्स्ट जो है वो है बाईबैक ऑफ शेयर। ये बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है वो भी देख लो। बाईबैक ऑफ शेयर, जनरली अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, पहले हम डिबेंचर्स करते हैं, तो डिबेंचर का इशू भी होता है, रिडम्पशन भी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का इशू होता है, रिडम्पशन भी होता है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अभी आपने नहीं सुना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू भी होता है, रिडम्पशन भी होता है। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आप पढ़ेंगे बीकॉम में। अभी सिर्फ आपने 11th में 12th में क्या पढ़ा है, सिर्फ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा। सो क्या क्या पढ़ ले, और डिबेंचर का आपने इशू भी देखा है, रिडम्पशन भी देखा है। तो डिबेंचर इशू भी होता है, रिडम्पशन भी होता है। प्रेफरेंस शेयर का इशू भी होता है, रिडम्पशन भी होता है। इक्विटी का इशू होता है, रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता, इक्विटी का क्या होता है, बाईबैक होता है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर को रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर के नाम से नहीं जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बाईबैक ऑफ शेयर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर? व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज या इक्विटी शेयर, इट इज कॉल्ड बाईबैक ऑफ शेयर। क्योंकि यू नो वेरी वेल, इक्विटी शेयर किसका शेयर होता है, मालिकों का शेयर, जो शेयर मालिक का है। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते। तो बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब है जब कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर को खरीद लेती है, खुद की सिक्योरिटीज को खरीद लेती है, उसी को बाईबैक ऑफ शेयर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, मालिक और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है, लेकिन अगर मालिक का रिडम्पशन हो रहा है, ओनर का रिडम्पशन हो रहा है, मतलब कंपनी बंद ही तो हो रही है। Okay, so what is the meaning of buyback of share? Buyback of share means when company purchases own equity share or yeah, its own securities या investment, it is called buyback of
शेयर। और बाईबैक करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का हेल्प ले सकती है, जैसा आपने पढ़ा है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सो प्लीज नोट डाउन